है विजडम एकेडमी। आप सबको पता है कि जब से केवीएस की वैकेंसीज आई हैं तो साथ साथ में जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न वो दोनों ही चेंज हो चुके हैं। तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि अब जो हमें नया सिलेबस आया है, नया पैटर्न आया है, उसकी तैयारी हम कहाँ से करें। ठीक है, स्पेशली जो हमारा 60 नंबर का पेडागोजी का पार्ट चेंज हुआ है, लर्नर एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है 60 मार्क्स का, तो बहुत ज्यादा सबके क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसको हम कहाँ से प्रिपेयर करें, कहाँ से प्रिपेयर करें। ठीक है, मैं किसी के भी रिगार्डिंग वीडियो डाल रही हूँ, बट क्वेश्चन मेरे पास यही आ रहे हैं कि हम कहाँ से तैयारी करें। ठीक है, तो मैं अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि इन सोर्सेज के लिए आप कौन कौन से सोर्सेज यूज कर सकते हैं, कहाँ से इन चीजों की तैयारी कर सकते हैं, या कहाँ से आप इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बट सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि एग्जाम पैटर्न जो है मैंने चेंज नहीं करा है, सिलेबस भी मैंने नहीं बदला, तो ये बस एक मेरे सोर्स है जो मैंने इधर उधर से ऑब्जर्वेशन करके और थोड़ा सा पढ़ के निकाला है कि हाँ यहाँ से तैयारी की जा सकती है, या यहाँ से कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है, ये हो भी सकता है कि यहाँ से पेपर आए और हो भी सकता है यहाँ से पेपर नहीं है, बट मैं जो आपको बताऊंगी वो ऑथेंटिक सोर्स ही आएगा, क्योंकि मैं खुद ही इन सोर्सेज को फॉलो करने वाली हूँ अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। ठीक है, फिर सबसे पहले हम इस बात करते हैं अपनी, हमारा जो पैटर्न है वो 4 पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जो एग्जाम पैटर्न है हमारा 4 पार्ट में डिवाइड है, बट जहां तक ये सोर्सेज हमारे काम करेंगे, क्योंकि देखो अभी तक कोई हमें नहीं पता कि हमें कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। DSSB में भी NIOS का हमको 1-2 बार एग्जाम देने के बाद ही पता चला था कि हाँ पेपर यहाँ से आ रहा है, और अभी आप थोड़ा सा वेट कर लो, केवीएस के एग्जाम आने से पहले ही ना बहुत सारी बुकें पब्लिश हो जाएंगी, बहुत सारी बुकें मार्केट में आ जाएंगी जो एग्जैक्टली सिलेबस के बेस पर बनी होगी। टॉपिक तो वही होंगे जो पेपर में आने वाले हैं, टॉपिक तो वही होंगे, बट उसके अंदर का जो कंटेंट होगा ना वो पता नहीं पेपर में आए या ना आए, तो टॉपिक तो वही रहेंगे। तो सेम यहाँ पे भी होने वाला है, और उन बुक्स का तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे जो मैं आपको सोर्स बताऊंगी ना वो ऑथेंटिक ही होंगे, तो 90% चांसेस है कि हाँ पेपर उनमें से आ सकता है, नहीं तो एक हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन जाएगी जिससे हम आराम से पेपर को कर सकते हैं। बट ये है कि हमको पढ़ना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात मैं तो यही बोलूंगी कि अब इस बार ना आप कुछ भी छोड़ के मत जाना, पढ़ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ना, सब कुछ पढ़ना। तो सबसे पहले हम आते हैं पार्ट 1 पे। देखो हम ना यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे कि कौन सा पैटर्न कितने नंबर का है क्या नहीं, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं वीडियो में, है ना, तो यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करना। पार्ट 1 में हमारे 2 सब्जेक्ट हैं, जर्नल इंग्लिश और जर्नल हिंदी, है ना। जर्नल हिंदी 10 नंबर के हैं दोनों। तो देखो हिंदी और इंग्लिश के लिए इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ही सिलेबस लिखा हुआ है, तो ये जो पार्ट 1 की हिंदी आने वाली है ना आपकी, ये रहेगी आपकी अनसीन पैसेज पर बेस, आप पठित गद्यांश पर बेस। ठीक है, उसके ऊपर बेस रहेगी, और हल्की फुल्की सी ग्रामर पूछी जाएगी। 5 नंबर तो पैसेज से ही होंगे और 5 नंबर ग्रामर के, तो ये कुछ इतनी ज्यादा नहीं आने वाली है। तो इसके लिए आपने जो पहले DSSB के लिए पढ़ रखा होगा, या केवीएस के आपके पास कोई बुक होगी, तो वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, उसमें बहुत आराम से आपकी हिंदी इंग्लिश हो जाएगी। अदरवाइज आपके पास कोई भी हिंदी या इंग्लिश की बुक हो, आप उससे केवीएस के लेवल की तैयारी कर सकते हो। मींस मेरा कहने का मतलब यह है कि आपको ना हिंदी और इंग्लिश के लिए, स्पेशली केवीएस के लिए, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोई नई न्यू बुक या जो भी नहीं खरीदना। पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 में क्या है, हमारे पास जीए है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, ये 5 नंबर की है, कंप्यूटर जो है 5 नंबर का है, और जनरल अवेयरनेस हमारे पास 10 नंबर की है। तो मैं इसके लिए आपको क्या बहुत सजेस्ट करूंगी कि देखो जनरल अवेयरनेस है ना, इसमें हमारी करंट अफेयर्स भी आने वाली है, और करंट अफेयर का रेशियो रहता है केवीएस में 3 से 4 क्वेश्चन आराम से रहते हैं। बट इसके बाद जो रहता है 3 से 4 क्वेश्चन के साथ साथ इसके बाद जो रहता है, जो हमारे ऑल पेपर में चलता आता है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, तो पॉलिटी और हिस्ट्री ये तो फिक्स है, कुछ चेंज नहीं रहता इसमें, और थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटी भी है पॉलिटी, क्योंकि 365 आर्टिकल है वही रटने हैं, तो 365 आर्टिकल इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो क्या करना है, आप कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो जनरल अवेयरनेस का, चाहे हिस्ट्री, चाहे पॉलिटिकल साइंस, या चाहे ज्योग्राफी, उसको करना स्टार्ट कर लो, और उसमें से अगर 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं तो वो आपके फिक्स हो जाएंगे। क्योंकि एक साथ अभी अगर आप करने बैठोगे ना कि मैं हिस्ट्री भी कर लूं, मैं पॉलिटी भी कर लूं, मैं ज्योग्राफी भी कर लूं, मैं तो जनरल अवेयरनेस में 10 में से 10 लाऊंगा, तो उस 10 नंबर के चक्कर में ना आप अपने बाकी सारे मार्क्स के साथ सेक्रीफाइस कर जाओगे, क्योंकि फिर बाकी सारे मार्क्स कब पढ़ोगे आप, जब आपको हिस्ट्री भी करनी है, पॉलिटी भी करना है, तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे। तो ये ज्यादा रेशियो नहीं है, और इसमें सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो इस पे ज्यादा फोकस करने की बजाय हम जहाँ पे स्कोर कर सकते हैं ना वहां पे करो, बट इसको भी छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना।
एक सब्जेक्ट कोई भी उठा लो और उसको डेली बेसिस पर करो। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, अगला अपना दूसरा सब्जेक्ट उठाओ, पेपर के टाइम पे रिवीजन करके जाओ, और हो सकता है पेपर के लिए आपको इतना टाइम मिल जाए कि आप सारे सब्जेक्ट करके चले जाओ, है ना। बट एक साथ मुंह में मत धरना, एक एक करके पेपर अच्छे से दे करके आना है, उसके लिए करना है। रीजनिंग के लिए देखो 5 नंबर है, आपकी चॉइस है। अगर रीजनिंग आपको करनी, बुक लेनी है तो आप सारे टॉपिक करो 5 नंबर के लिए। आपके पास ऑलरेडी बुक होगी क्योंकि आप एक्सपीरियंस हो, तो ऑब्वियसली रीजनिंग की बुक होगी, कोई न्यू बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो बुक है ना आपके पास उसको ही पूरी खत्म कर लो, वो इनफ है आपके 5 नंबर के लिए। मैं क्या करने वाली हूँ, मैं रीजनिंग के लिए पुराने प्रीवियस ईयर पेपर लगाऊंगी, चाहे मैं डिटिपल एसबी के लगाऊं, चाहे केवीएस के लगाऊं, या जिस भी सब्जेक्ट के मुझे लगेंगे मिलेंगे, मैं पुराने प्रीवियस ईयर पेपर लगाऊंगी, ठीक है। और आप अपने लिए बुक कर सकते हो। कंप्यूटर है 5 नंबर की, छोड़ के बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कंप्यूटर ना बहुत सारे बच्चों से रटी नहीं जाती, याद नहीं होता कुछ भी, मेरे जैसे बच्चों से स्पेशली नहीं याद होती कंप्यूटर कुछ भी। बट इस बार छोड़ के नहीं जानी, 5 नंबर है, सोचो 5 नंबर, हल्के में मत लो। रीजनिंग तो करेगा हर बच्चा, अपनी मेहनत करेगा, हर कोई कर लेगा, चाहे जो मैथ्स कर पाता हो नहीं कर पाता वो रीजनिंग करेगा, लेकिन कंप्यूटर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लमेटिक बनाती है, तो वहीं पे आपने नंबर लेना है। जो लूसेंट के पीछे, अगर सबके पास लूसेंट होगी, ठीक है, और मैं कोई आपको ऐसे सोर्स नहीं बताऊंगी जो आपको अलग से खरीदने पड़े या जो भी, नहीं, लूसेंट हर बच्चे के पास होगी, जो भी एक एक्सपीरियंट होगा जीके की लूसेंट सबके पास होगी। तो उस लूसेंट के पीछे ना कंप्यूटर दी हुई है, 12-13 पेजेस है कुछ कंप्यूटर के, सारे रट लो, और उतनी कंप्यूटर बहुत है केवीएस के लिए। और अगर आपको नहीं बिलीव, मैं प्रीवियस ईयर का पेपर जो है ना डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल देती हूँ, आप 10 क्वेश्चन, तब जीके 10 नंबर, सब कंप्यूटर 10 नंबर की थी, आपको 10 के 10 क्वेश्चन ना उस पीछे जो लूसेंट जीके कंप्यूटर दी हुई है ना, आपको वहां से मिल जाएंगे। तो जीके के पीछे लूसेंट में कंप्यूटर दी हुई है, आपको 10 के 10 क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे। कोई हाई फाई नहीं थी, कंट्रोल प्लस जेड किसकी की होती है ना, इनपुट आउटपुट में से क्वेश्चन था, सेकेंडरी मेमोरी में से क्वेश्चन था, तो वो उसमें से मिल जाएगा। लूसेंट के पीछे जितनी भी कंप्यूटर है ना सारी रट लो। देखो 12-13 पेज है, 12-13 होंगे ज्यादा से ज्यादा, 12-13-15 पेज होंगे। अगर 15 पेज भी आपको 5 नंबर दिला रहे हैं ना, तो अच्छा है, ये एक अच्छा अमाउंट है, तो इसको करना है आपको, ठीक है। फिर मेरे को यही सोच थोड़े इकट्ठे करने में टाइम लग रहा था कि मैं आपको ऑथेंटिक चीजें बताऊं, बट आप बोल रहे थे जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। अगर थोड़ा सा टाइम मुझे और मिलता तो मैं और अच्छे से कर पाती चीजें, और ज्यादा सोर्सेज आपके पास लाती। बस अभी हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना टाइम है, क्योंकि आपको भी पता है कि कभी भी एग्जाम की डेट आ सकती है। और मैं तो यही चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा हम पेपर के लिए पढ़ ले, क्योंकि जब हम इतना पढ़ेंगे ना तब पेपर तक हमें इतना याद रहेगा, और पेपर के टाइम पे इतना रहेगा याद। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। हमारा जो थर्ड पार्ट था, ये आपको पता है 60 मार्क्स का है, ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, चेंज ही है, ये सारा खेल पेपर में ना इस बार ये चेंज करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉमन है, ये चीजें पहले भी कॉमन है, बड़े नंबर आगे पीछे कर दिए, बट ये चीज कॉमन है, पहले भी बच्चों ने तैयार करी है इसकी। अब हर बच्चे की लड़ाई इस पर है, ये हर एक बच्चे को तैयार करनी है, हर एक बच्चे के लिए न्यू है, आपके लिए भी न्यू है, मेरे लिए भी न्यू है, ठीक है। तो फर्क यहाँ पे पड़ने वाला है। तो ऑब्वियसली वही इसके 60 मार्क्स भी है, हल्के में तो नहीं ले सकते, करना तो पड़ेगा बिल्कुल बढ़िया से तैयारी। तो इसके लिए इसमें आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें ये पढ़ना है, तो आपको वो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके मार्क्स 60 मार्क्स है, ठीक है, अच्छा खासा नंबर है, उसको पढ़ना तो पड़ेगा। अब आप बोलो कि इतने सारे सोर्सेज हैं, कैसे क्या करें, बट अब क्या कर सकते हैं, देखो मेरा काम है कि मैं आप तक बता सकती हूँ, मैं आपके ऊपर आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ, ठीक है। अब उसको फॉलो करना है नहीं करना है, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, आपकी मर्जी है। बस हाँ, मेरे को जो लगा, मेरे हिसाब से जो ठीक है, मैं बस वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो हमारा पार्ट थर्ड क्या था, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। एजुकेशन के ऊपर हमारा पर्सपेक्टिव क्या है और लीडरशिप के ऊपर क्या है, ये तो इसमें आपको पता है 5 नंबर में बांटा हुआ है। 5 नंबर में ये है, पहला तो है इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। मैं यहाँ पे इसमें आपको कोई डिटेल में सिलेबस नहीं बताने वाली, मैं इसमें पॉइंट्स बता रही हूँ। देखो जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है ना, इसमें क्या है, आपके में बहुत सारी बातें हैं कि बच्चों के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के सिद्धांत क्या होते हैं, प्रिंसिपल बताओ डेवलपमेंट के, मैच्योरेशन क्या है, मैच्योरेशन क्या है, और बहुत सारे उसमें जो है एडोलसेंस क्या है, एडोलसेंस के इफेक्ट बताने हैं हमें, एडोलसेंस की नीड क्या है, एडोलसेंस एजुकेशन की नीड क्या है ना, ये सारी चीजें हमने बतानी है। तो सबसे पहले देखो इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, मैं यहाँ पे आपको सिलेबस नहीं लिख रही, सारा सिलेबस नहीं लिख रही, इसके अंदर पॉइंट क्या है नहीं, क्योंकि वो आपके पास ऑलरेडी है, आपने पीडीएफ भी डाउनलोड कर ली होगी, मैंने लिंक डाल दिया था। इसको आपको प्रिपेयर क्या करना है, जो आपका ये 15 नंबर का टॉपिक है ना, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, इसके लिए आपको क्या पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको पढ़ना है NIOS
NIOS की कोर्स 506, ठीक है। NIOS के 506 के ब्लॉक 2 स्टार्टिंग के 2 ब्लॉक पढ़ने हैं आपको, सिर्फ NIOS के 506 के ब्लॉक 2। और अगर आपके पास NIOS नहीं है तो इसकी जगह ना आप अपनी डाइट की बुकें भी पढ़ सकते हो। डाइट की बुक में भी है, जो हमारी साइकोलॉजी की बुक होती है, होता ही है ग्रोथ क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, मेंसुरेशन क्या है, लर्निंग क्या है, मोटिवेशन क्या है, सारी चीजें वही है। चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या पढ़ते हैं हम, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट क्या है ना, मोरल डेवलपमेंट क्या है, वही सारी थ्योरी, कोल वर्क, वाइवर्स की वही सारी पढ़नी है, सब कुछ वही ही है, ठीक है। बट आप डाइट की बुक पे ना जाके, मैं आपको NIOS बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि एक ऑथेंटिक सोर्स है ना। आपकी डाइट में किसी राइटर की बुक लग सकती है, किसी डाइट में किसी की, बट NIOS पूरा नेशनल लेवल पर एक है ना, कोई एक ओपन स्कूल है ये नेशनल लेवल पर, इस वजह से ऑथेंटिक सोर्स है। इसलिए 506 के लिए आप इसके स्टार्टिंग के ब्लॉक 2 पढ़ोगे। इसके बाद पूरा का पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट आपको प्रिपेयर करना है फिर से, जो आपने सीटेट के टाइम पे चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिपेयर करा था ना, सारी थ्योरीज वगैरह जिसमें हमारी वो। और इसके लिए आप अपनी डाइट की बुकें भी ले सकते हो, नो डाउट डाइट की बुकें भी ले सकते हो आप अपनी, ठीक है, उसमें पढ़ सकते हो। पूरी चाइल्ड डेवलपमेंट आपको प्रिपेयर करना है। और इसके साथ ही जो हमारी साइकोलॉजी है ना, साइकोलॉजी मीन्स कि देखो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी का एक पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बट चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, बच्चे के चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। लेकिन हमारे साइकोलॉजी में क्या आता है, सोशल, चाइल्ड डेवलपमेंट में भी आएगा, बट इसमें पर्सनैलिटी आती है, जिसमें हमारा बच्चे का काउंसलिंग आती है ना, डायरेक्शन आता है, निर्देशक एवं परामर्श आता है, बुद्धि आती है, मोटिवेशन आती है, प्रेरणा आती है, पर्सनैलिटी आती है, वो सारी चीजें हमने साइकोलॉजी करनी है, ठीक है। पूरी साइकोलॉजी हमारी कंप्लीट करनी है। इसके बाद एक हमें अलग से पढ़ना है एडोलसेंस का, ठीक है, एडोलसेंस का हमने पढ़ना है। ये जब भी आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ोगे ना, चाइल्ड डेवलपमेंट के बाद एक एडोलसेंस का अलग से चैप्टर दिया होता है, नहीं है तो 506 में मिल जाएगा, डोंट वरी, वहां पर है ये एडोलसेंस का चैप्टर। तो एडोलसेंस को आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि अलग से जो आपका सिलेबस है ना, उसमें ये सारी चीजें एक साथ है, और एडोलसेंस वाला ना अलग से एक साथ है कि एडोलसेंस की नीड क्या है, जरूरत क्या है, ये एजुकेशन क्यों देनी है, एडोलसेंस हमारे लिए क्यों इतनी इंपॉर्टेंट एज है, क्योंकि आपको इसको पता है तूफान और संवेग की अवस्था बोला जाता है, वैलेंटाइन की स्टेटमेंट थी। तो वो सारी चीजें हमने इसमें प्रिपेयर करनी है, ठीक है। इसके साथ ही हमें पढ़नी है सोशलाइजेशन एजेंसीज। सोशल एजेंसीज क्या होती है, जिनसे हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि विद्यालय, हमारा आसपास, पार्क, समुदाय, है ना, ये जो सारी चीजें होती हैं वो भी 506 में मिल जाएगा, डोंट वरी। समुदाय के ऊपर भी है और 507 में भी है, बट 507 में हमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत डिटेल में ना कम्युनिटी को डिवोटेड है। बट हमें सोशल एजेंसीज को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि इसमें सिर्फ सोशल एजेंसीज के बारे में लिखा है कि सोशल एजेंसीज का बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। जो आप लर्नर को अंडरस्टैंड कर रहे हो ना, अंडरस्टैंडिंग में लर्नर, तो वो जो लर्नर है, जो आपका बच्चा है, उसका उन जो सोशल एजेंसीज है उस पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे आपका स्कूल हो गया, पार्क हो गया, विद्यालय है, क्या फर्क है उन चीजों पे, वो रिलेटेड चीजें आपने पढ़नी है, किसमें, इन 15 नंबर के लिए, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग द लर्नर के लिए, ठीक है। फिर इसके आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड क्या है, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग। ये वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके पास होगा ऑलरेडी। अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, ये भी जो है हमारा 15 नंबर का है, ठीक है। तो इस 15 नंबर को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या पढ़ना है, एक तो NIOS का कोर्स पढ़ना है हमको 502, NIOS का कोर्स 502 वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मेरे चैनल पर NIOS लर्निंग सीरीज के नाम से ना एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसमें NIOS कोर्स 502 के ना बस वीडियो भी मत खोल के देखो, थंबनेल पढ़ लो, जो थंबनेल है कि मतलब इस पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या, तो वो जो चैप्टर्स है ना, वो एग्जैक्टली जो इसमें आपको सिलेबस में दे रखे हैं ना, डिट्टो वही है, सेम टू सेम। रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट, हमारी कम्युनिटी में ICT का क्या रोल होता है, असेसमेंट, अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम हेतु आकलन, और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो क्या होता है, यूनिट प्लान क्या होता है, लेसन प्लान क्या होता है ना, वो बहुत सारी चीजें हैं। तो NIOS का कोर्स 502 है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक तो सबसे ज्यादा वो हमारी डाइट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट एक कसम से बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है 502 हमारे KVS के लिए भी, ठीक है। एक NIOS 502 आपको प्रिपेयर करने पूरे के पूरे 16 चैप्टर जो है,
और इसमें ही है वो सारा इतना बड़ा है। अगर आप सिलेबस देखोगे इसका सिलेबस भी बहुत सारा है, बस एक पॉइंट नहीं है उसमें, एक पॉइंट नहीं है उसमें, और वो कौन सा है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम। ठीक है, ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम, ये पॉइंट आपको उसमें नहीं मिलेगा 502 में। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, ये वाला पॉइंट मैं अलग से आपको बता दूंगी। और अदरवाइज 502 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाके देख सकते हो। पूरा आपका पूरा ही 15 नंबर का ना अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ओवर्ट एंड हिडन करिकुलम आपकी 502 में नहीं है, तो मैं आपको अलग से करा दूंगी। और NIOS 502 तो आपको करना ही है, साथ में इसके लिए आपको ऑल लर्निंग थ्योरीज भी करनी है सारी। ठीक है, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज है ना आपकी, जो जैसे कि व्यवहारवादी वाली थ्योरी थी, व्यवहारवाद वाली, और व्यवहारवादी वाली थ्योरी थी, और वो जो संपूर्णतावाद वाली थ्योरी थी, बिहेवियरिज्म मीन्स की जो थॉर्नडाइक की थी, स्किनर की थी, वाइगॉट्स की थी, ठीक है, जो लॉर्ड चॉम्स्की की थी, वो सारी लर्निंग थ्योरीज करनी है आपको इसमें। ठीक है, लर्निंग थ्योरीज करनी है और NIOS 502 करना है इस 15 नंबर के लिए, और कोई तीसरा सोर्स इसमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 502 ऑल लर्निंग थ्योरीज, सारी की सारी लर्निंग थ्योरीज इसी में पढ़नी है। सिलेबस में आपको अलग से ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप वहां से जो है कर सकते हो। ठीक है, और ये वाला पॉइंट इसमें से रह जाएगा, इसको मैं आपको अलग से करा दूंगी। आप चाहे तो अपनी डाइट की बुक भी ले सकते हो, क्योंकि सारी थ्योरीज जो है हमारी डाइट की बुक में भी होंगी। और बाकी जो जैसे हमारा ICT है और जो हमारा असेसमेंट है, वो सब जो है आपको इस 502 में मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये आपका है 30 नंबर का प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा थर्ड जो हमारा भी सिर्फ पार्ट थर्ड ही चल रहा है ना, पार्ट थर्ड के जो 60 नंबर है उसको हम धीरे धीरे टुकड़ों में करके कंप्लीट कर रहे हैं। थर्ड है हमारा क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, लर्निंग एनवायरनमेंट, ये आपके पास ऑलरेडी है, तो ये 10 नंबर का है। ठीक है, लर्निंग एनवायरनमेंट 10 नंबर का है। इसके लिए आपको क्या करना है, NIOS का कोर्स 506 का ब्लॉक करना है, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, सिर्फ थर्ड और फोर्थ ब्लॉक करना है, क्योंकि लर्निंग एनवायरनमेंट में रिलेटेड आपसे इसमें क्या बोला हुआ है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं उनकी नीड क्या है, मतलब लर्निंग डिसेबिलिटीज कितने प्रकार की होती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज के अलावा भी बहुत तरीके से होते हैं, जो बच्चे थोड़े से सुनने में दिक्कत होती है, देखने में दिक्कत होती है, बोलने में दिक्कत होती है, हाथ पैर को मूव करने में दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। तो आपको 506 में ना बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से बता रखा है कि किन किन तरीकों से हो सकते हैं ये, और किन प्रॉब्लम की वजह से ये हो सकते हैं, किस प्रॉब्लम की वजह से डिफिकल्टीज हो सकती है, अक्षमताएं किन प्रॉब्लम की वजह से क्रिएट हो सकती है, और उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और अगर वो दूर नहीं हो सकती तो हम क्लास में उनका इंक्लूजन करने के लिए क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, NIOS जिसने ये पढ़ी होगी वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ में पा रहा होगा, उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हाँ ये उसमें चीज है। और अभी अगर हम किसी और सोर्स के पास भागेंगे ना, ये सारी चीजें हमें कहाँ मिलेंगी कहाँ मिलेंगी कहाँ मिलेगी, तो हम ढूंढते ही रह जाएंगे, फिर हमें पता ही नहीं चलेगा हमें पढ़ना क्या है। इससे अच्छा जो हमारे पास नोन सोर्स है और हमें पता है कि हाँ भाई ये चीज हमें यहाँ से मिल सकती है, तो हमें पढ़ लेना चाहिए। बाकी मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला, ये आपकी चॉइस है, मैं बस आपको सोर्स बता सकती हूँ, पढ़ना ना पढ़ना बिल्कुल आपकी चॉइस है। बस किसी पे भी अंधविश्वास करने से पहले, मुझ पर भी अंधविश्वास करने से पहले, जो मैं ये कोर्सेज के नाम बता रही हूँ ना, एक बार जाके इनकी हेडिंग्स देख लेना, ये जो टॉपिक्स है ना वो देख लेना। जैसे मेरे पास यहाँ पे 5065 दोनों बुकें रखी हैं, मैंने उसमें से देख के आपको बताया। ठीक है, तो जैसे इसका ये जो इंडेक्स है, इसमें अगर मैं 50 थर्ड और फोर्थ ब्लॉक की बात करिए तो मैं उसमें जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं आपको सब्जेक्ट वो पॉइंट्स पढ़ के बताती हूँ। पहले तो क्या है इसमें कि समावेशी शिक्षा के परिचय क्या है, फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अवधारणा क्या है, विशेष जरूरत वाले बच्चों की शिक्षा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडाप्टिव स्किल्स क्या होती हैं, असिस्टिव डिवाइसेस क्या होते हैं। तो इसके जब अंदर आप मेन हेडिंग में जाओगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स मिल जाएंगे जो KVS के सिलेबस में दिए हुए, जो हमने मेन चाहिए। देखो कितने विशेष जरूरत वाले बच्चों की समझ एक पॉइंट है, तो इसमें कितने सारे पॉइंट्स हैं। जो बच्चों को दिखाई नहीं देता, चलने में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, पढ़ने में दिक्कत है, सबकी अलग अलग बात की गई है। फिर हम किनको कैसे पहचान सकते हैं, उनका इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, प्रारंभिक हस्तक्षेप कैसे हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा 506 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम NIOS की 506 ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बस हम इस बार टारगेट किसको करेंगे, KVS को ध्यान में रखते हुए हम 506 पढ़ेंगे, हम ना कि DSSB को, क्योंकि अभी हमारे सामने जो गोल है पहले उसको पूरा करना चाहिए, है ना। तो इसके लिए थर्ड और फोर्थ यूनिट आपको पढ़नी है एनवायरनमेंट के लिए। और ठीक है, थर्ड और फोर्थ यूनिट हम पढ़ लेंगे, वही है, क्योंकि ये सब कुछ है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन का रोल क्या है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन क्या है,
वो सब उसमें आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये जो हमारा 4th पॉइंट था ये था स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। ठीक है, ये हमारी 10 नंबर की है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सच बताऊं, मैंने एनआईओएस की सारी बुकें खोली, जो इसका सिलेबस था मुझे नहीं मिला। इसमें सिलेबस क्या था कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, मीन्स आप खुद सिलेबस पढ़ लेना, तो मुझे वो एज सच सेम टू सेम एनआईओएस की बुक में नहीं मिला, इसलिए मैं इसके लिए आपको कोई एनआईओएस का नहीं बता रही। बट यस, इग्नू की बीएड की बुक है, इग्नू की बीएड की बुक है, सारी इग्नू की बीएड की बुक नहीं है क्योंकि बहुत अलग अलग सब्जेक्ट की भी है वो। इग्नू की बीएड की बुक है करिकुलम वाली, करिकुलम के ऊपर डिपेंड है वो पूरी, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन करके कुछ नाम है, मैं आपको एग्जैक्ट बता दूंगी, वो वाली बुक आपको प्रिपेयर करनी है इस पर्टिकुलर 10 नंबर के लिए। और पूरी बुक भी नहीं, उसके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स है। कौन से सिलेक्टिव टॉपिक है? जो आपकी केवीएस के सिलेबस में दिए गए हैं, जो केवीएस के सिलेबस में आपको टॉपिक्स दिए गए हैं, आप एज इट इज इस बुक में से उठाओगे, उनको प्रिपेयर करोगे, दैट्स इट, खत्म। जो एक्स्ट्रा है वो आपके मतलब का नहीं है, बट जितना है वो आपको करना है। तो ये कहाँ पे मिलेगा? इग्नू बीएड की बुक के लिए, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इसका थोड़ा सा सिलेबस अटपटा सा है, मीन्स की मिला नहीं कहीं एनआईओएस में। बाकी अगर और एनआईओएस पढ़ते हैं, कभी मिलता है तो मैं बताऊंगी। डाइट की बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, मैंने डाइट की बुक नहीं है डाइट की बुक में भी, बट ये इग्नू की बीएड की बुक में है। ठीक है, तो आप वहां पे जा सकते हो। लास्ट है हमारा पर्सपेक्टिव एजुकेशन को लेकर के। ठीक है, एजुकेशन को शॉर्ट में मैंने लिख दिया, 10 नंबर का है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है आपको? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 समझनी है। कहाँ से? यूट्यूब से। अगर आपके पास कहीं रिटर्न फॉर्म में है नई एजुकेशन पॉलिसी 2020, अगर रिटर्न फॉर्म में है, लिखी हुई है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे पास तो है नहीं। अगर आपके पास है तो आप वहां से प्रिपेयर करो, नहीं तो आप इसको यूट्यूब से बनाओ, नोट्स बनाओ, और एक एक चीज ना इसको घोट के पी जाओ। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, आएंगे यहीं से। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में से तो क्वेश्चन आना ही आना है, और जब हमें पता है यहाँ से आना ही आना है, तो हम रिस्क क्यों लें, हम क्यों छोड़ के जाए? इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लो, घोट के पी जाओ, जैसे जो करना है बना लो, फर्रे बना लो, रट्टा मार लो, जो करना है कर लो, बट इसको प्रिपेयर कर लो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करना है? इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन का भी पॉइंट है, तो आप 506 है, इंक्लूसिव एजुकेशन का 3rd पॉइंट ही है। तो इसके लिए आपको सिर्फ यहाँ से इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़नी है, सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन का पॉइंट दिया हुआ है, वो उसको आपको यहाँ से पढ़ लेना है 506 में से। ठीक है, फिर एक आपको क्या दिया हुआ है? राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था ना 2009 में, वो आपको पढ़ना है पूरा पूरा। और रोल ऑफ स्कूल क्या होता है, ठीक है, रोल ऑफ स्कूल क्या है। और इसके बाद आपको बोला हुआ है कि जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री पढ़नी है, जो पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, तो पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई है? 1986 में और 1968 में, तो उन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो ये जो हो गया राइट टू एजुकेशन एक्ट, रोल ऑफ टीचर, और जो हिस्ट्री है पॉलिसीज की, आप ये कहाँ से पढ़ोगे? ये आप पढ़ोगे एनआईओएस के 501 में से। ठीक है, 501 में से पढ़ोगे आप। अगर अभी एनआईओएस की लर्निंग सीरीज की प्लेलिस्ट में जाओगे तो पूरी 501 कंप्लीट हो रखी है वहां पे, तो आप उसमें से मेन बस आरटीई उठाना है, उसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है, एक एक चीज, कितनी धाराएं हैं, कितनी क्या धाराएं हैं, कब लागू हुआ, कैसे क्या है, कौन सा संविधान संशोधन आया, कब हमारे उसमें सम्मिलित हुआ संविधान में, सारी चीजें हैं, A to Z चीजें। ठीक है तो वो आपको प्रिपेयर करनी है। हिस्ट्री भी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज का भी पूरा एक चैप्टर है। जो हमारे आयोग आए थे, राधाकृष्णन आयोग, संविधान मुदालियर आयोग, ये सारे आयोग आए थे, उनका भी अलग चैप्टर की एक वीडियो है, और ये जो हिस्ट्री है ना पॉलिसीज की, उनका भी एक चैप्टर है। तो आप ये उसको जो है वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, वो जो सारी चीजें है आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। मैं साथ में ये भी बोलूंगी कि जो सारे कमीशन आए ना, आप प्लीज उसको भी कर लो। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही तो ज्ञान मिल जाएगा, कुछ चला थोड़ी ना जाएगा उसका, आपके पास से ना मेरे पास से थोड़ा सा हो जाएगा। क्योंकि 501 जो है ना, 501 कोर्स में ही बताया कि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी एजुकेशन कैसी थी, अंग्रेजों के आने के बाद हमारी एजुकेशन कैसी हुई, और अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी एजुकेशन कैसी चली आ रही है, और उसमें क्या क्या आयोग आए हैं। तो मैं बता रही हूँ, जो आपका केवीएस का सिलेबस है ना, उसमें ऐसा जितना ज्यादा आयोग वगैरह मेंशन नहीं है, सिर्फ उसमें हिस्ट्री मेंशन है पॉलिसीज की। वो भी जो शिक्षा नीति आई है ना, सिर्फ पॉलिसीज की मेंशन है कि पॉलिसीज की हिस्ट्री पढ़नी है। बट क्या पता आयोग पूछ ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। राधाकृष्ण आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग है ना, यशपाल समिति, एनसीएफ 2005, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इनको रिस्क नहीं ले सकते छोड़ के जाने का, और हमें इनसे थोड़ा अप टू डेट है, टाइम टू टाइम पढ़ते आ रहे हैं इनको, तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 501 ये इन कमीशन, ये इन सारी चीजों के बारे में ही है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा 501 में से पढ़ सकते हो
उसको पढ़ना, अदरवाइज ये तो आपको करके ही जाना है। ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है पूरे पूरे पे, सर्व शिक्षा अभियान पे, राइट टू एजुकेशन पे, हिस्ट्री वाले पे, ये सारा आपको करके ही जाना है, ठीक है। तो ये था सारा आपका जो आपका 60 नंबर का पार्ट है वो। अब पार्ट 4 है हमारा, जो बचता है अब 80 मार्क्स का, सब्जेक्ट स्पेसिफाई। तो ये हमारा इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस और मैथ्स है ना, ये हमारे 4 सब्जेक्ट बचते हैं। 20 नंबर की होंगे ऑब्वियसली, ये 80 नंबर का हमारा सब्जेक्ट बच रहा है। तो अब देखो अब इसमें क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश के लिए जैसे अगर आपको पता है जो हमारी एनसीईआरटी की बुकें है ना, इनमें हिंदी और इंग्लिश में आपको क्या करा हुआ है, ग्रामर स्पेसिफाई करके दी हुई है। अगर आपने नोटिस करा हो तो क्या दे रखा है, इज, एम, आर, दिस, दैट, दोज, दीज, है ना, ये ग्रामर छोटे छोटे पर्टिकुलर पॉइंट। तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुकें है ना 1st to 5th की भी, तो उसमें क्या है, पोएम दी हुई है, चैप्टर दिया हुआ है, तो उस चैप्टर के साथ ही ना साथ में ग्रामर के लिए भी बहुत बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। इवन 5th क्लास की तक में एक्टिव पैसिव तक दिए हुए हैं हमारी एनसीईआरटी की बुक में, बल्कि जहां तक ये टीचर को पता ही नहीं होता, क्योंकि जो बैक एक्सरसाइज है आप उठा के देखोगे ना तो उसमें है। तो इसके लिए क्या करना है, स्पेशली आपको इन दोनों में ना इंग्लिश और हिंदी के लिए ग्रामर पे फोकस करना है। ग्रामर बहुत ज्यादा करनी है, और ग्रामर भी नहीं लंबी चौड़ी ग्रामर, एक्टिव पैसिव नरेशन वो भी आते हैं पेपर में, बट जैसे बेसिकली उसमें पॉइंट लिखे हुए हैं, जैसे कि आपको ग्रामर कैसे पढ़नी है। जो एक तो जो पॉइंट मेंशन है आपके सिलेबस में, इज, एम, आर, उसको अच्छे से क्लियर करा, टॉपिक ये है, और यूट्यूब से उठाओ, वर्कशीट निकालो नेट से या कहीं से भी, उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो ग्रामर के, और पर्टिकुलर उन टॉपिक से रिलेटेड, इज, एम, आर, दिस, दैट, दो, जो मेंशन है वो, जो सिलेबस में मेंशन है वो तो करने ही करने हैं। साथ में इसके अलावा आप जितना भी एक्स्ट्रा ग्रामर के लिए कर सकते हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। सेम आपके वैसे इंग्लिश के लिए करना है, और आप क्या कर सकते हो, जैसे कि हमारा केवीएस जो है बहुत ज्यादा फोकस करता है एनसीईआरटी पर, क्योंकि इसी के साथ ही लिखा भी हुआ है कि 1st to 5th तक का जो है आपका आएगा, लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो अप टू 12th क्लास तक का होगा, है ना। साथ में लिखा हुआ है ना कि डिफिकल्टी लेवल 12th क्लास तक का होगा, आएगा 5th क्लास तक का। तो आप ग्रामर के लिए ये चीज कर सकते हो कि हिंदी और इंग्लिश की आप बुकें ले सकते हो, 3rd 4th क्लास की, 1st 2nd की तो इजी हो जाएगी थोड़ी, 3rd 4th 5th की बुकें ले सकते हो। उसके पीछे हर चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है ग्रामर की वो आप खुद से कर सकते हो, और जहां आपको डिफिकल्टी आए आप उसको पूरा पूछ सकते हो या फिर उसको दूर कर सकते हो। सेकेंड चीज, ग्रामर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो सिलेबस में दिया है वही, जो आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है वो, और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ। केवीएस का लेवल जो थोड़ा सा ऐसा इतना ज्यादा हाई नहीं रहेगा, थोड़ा सा ठीक ठाक ही रहने वाला है, तो आप उसके हिसाब से और अपने लेवल के हिसाब से देख सकते हो। जैसे मुझे इंग्लिश में वर्क करने की जरूरत है, ग्रामेटिकल चीजें ठीक है, वो कैब मेरी नहीं है अच्छी, तो उस पर थोड़ा सा वर्क करना है, क्योंकि वो भी आएंगे, वो मेंशन नहीं है बट वो आएंगे, और मेंशन है वो आएंगे, ठीक है। तो वो देखना है हमको, वो कैब पर फोकस करना है, एग्जाम जो टॉपिक है वो करना है। फिर सेम है ईवीएस में, ईवीएस में क्या करना है, 3rd to 5th तक की एनसीईआरटी करनी है, ठीक है। जो हम सीटेट के लिए करके जाते हैं ना सेम टू सेम वैसे ही करनी है, बट उसमें क्या है, जैसे कि मान लो साइड में बॉक्स में दिया होता है एनवायरमेंट शब्द किससे मिलके बना है, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा एनवायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है, किससे मिलके बना है। बट ऐसा क्या है, ईवीएस के लिए आपको 3rd to 5th तो पढ़नी है, अच्छे से उसकी तैयारी करनी है, 3rd to 5th में अच्छे से उसको पढ़ लो, मतलब एक एक चीज की कहीं से भी क्वेश्चन आए आप कर दो, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट बुक में से आने वाला है या उसके ऊपर बेस आने वाला है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो लेवल रहेगा वो 12th तक का रहेगा। अब मान लो हमारी ईवीएस की बुक है 3rd to 5th की हम करके गए हैं, और उसने जो 7वीं 8वीं की बुक होगी एनवायरमेंट की, या 11th क्लास की बुक होगी एनवायरमेंट की, उसमें से क्वेश्चन पूछ दिया तो हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना है, अपने आप को ना प्रिपेयर करके चलना है, ज्यादा से ज्यादा एनसीईआरटी की बुकें पढ़नी है। अब देखो ईवीएस क्या है 5th तक ही होती है, बट 11th 12th में अगर कोई इन्वायरमेंट से इन्वायरमेंटल स्टडीज करके कोई सब्जेक्ट हो, या 11th 12th में 10th में कोई भी लगता हो एनवायरमेंटल स्टडीज करके कोई सब्जेक्ट है, तो वो भी हमको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसमें से किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे अभी कोई नहीं बता सकता। जैसे कि मान लो कालबेलिया जनजाति का आ रहा है, तो कालबेलिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन में आ गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तो ये तो बुक में से ही है, तो ये हम कर देंगे। बट मान लो कालबेलिया जनजाति से रिलेटेड थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन आ गया, तो जो 11th 12th की बुक में हो या 9th 10th की कहीं बुक में हो, तो हम क्या करेंगे, तो पहले तो अभी जितना टाइम है अच्छे से 3rd to 5th की एनसीईआरटी कर लो, फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें करो, और जैसे जैसे टाइम अभी आगे आता जाएगा तो और सोर्सेज हमें पता चलते जाएंगे, ठीक है। सेम हमें क्या करना है मैथ्स के लिए, देखो मैथ्स का सिलेबस पहले बहुत ज्यादा था, उसको घटा के इन्होंने इतना कर दिया है। तो मैथ्स में क्या करना है, देखो करनी हमें एनसीईआरटी है, बट अगर आप एनसीईआरटी उठा के देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये क्या क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ्स की थोड़ी सी
है तो वो बहुत अच्छी, बट उसमें मेन काम ना टीचर का होता है, तो हमको लगता है वो बुक बेकार है। बुक नहीं है बेकार, बस क्वेश्चन थोड़े से हमें जैसी आदत होती है देखने की वैसी बुक नहीं है, तो हमें लगता है एनसीईआरटी क्या है, बट एनसीईआरटी में सब कुछ है, जो हमारी ज्योमेट्री शेप है सब कुछ है, सारी चीजें हैं। तो मैं क्या बोलूंगी, देखो अब ऐसा तो है नहीं कि आप 5th की क्लास में क्वेश्चन करोगे बैठ के, 5th में फ्रैक्शन भी है, डेसिमल भी है, तो ये टॉपिक अगर आपको प्रॉब्लम करते हैं तो आप कर लो, अदरवाइज 5th तक की जो है बहुत आसान है बुके। इवन 5th क्लास के जो बुक है ना मैथ्स की, उसमें वॉल्यूम तक इंट्रोड्यूस हो रखा है बच्चों को, 4th क्लास में एरिया और 5th क्लास में बच्चों को वॉल्यूम तक इंट्रोड्यूस हो रखा है। तो आपको क्या करना है, अब आप टीचर का एग्जाम देने जा रहे हो, तो आप ये वॉल्यूम 3rd 4th वाला एरिया थोड़ी करके जाओगे, रेक्टेंगल्स एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एल इंटू बी, है ना, या आप क्यूबॉइड का वॉल्यूम रट रहे हो एल इंटू बी इंटू एच, तो इतना नहीं होगा। आपको क्या बोले कि लेवल 12 तक का रहेगा, तो आपको क्या करना है, आप 4th 5th से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो भी आपको दिया हुआ है नंबर्स, जो मेंसुरेशन दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वो सारे अच्छे से क्लियर करो। लेकिन आपका डिफिकल्टी लेवल ना ज्यादा रहने वाला है, थोड़ा सा 5th क्लास से तो ज्यादा ही रहेगा। तो आपको क्या करना है, जो आपकी 6th 7th 8th 9th और 10th, बेसिकली 12th तक तो मत जाओ, बहुत ज्यादा हो जाता है। वो आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहे, इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव नहीं, कुछ नहीं आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं आ रही इस बार, पहले आ रही थी अब हट गई, ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं है, तो वो आपको नहीं करना। पर आप 10th तक ना मजबूत कर लो अपनी मैथ्स को, और 10th तक भी ना आपको कुछ सिलेक्टिव टॉपिक करने हैं। तो जैसे कि जो सिलेबस है ना आपका, सिलेबस आपको 5th तक का तो करना ही करना है, पर वही चैप्टर क्या है आगे क्लास में बढ़ते चले जाते हैं, तो वो चैप्टर आपको 6 का भी करना है, 7 का भी करना है, 8 का भी करना है। और अगर देखो नंबर चाहिए तो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा है आई नो, और जिनको मैथ्स जिनकी अच्छी होगी उनके लिए वो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जिनको बेस अच्छा करना है ना अपना, उनको करना पड़ेगा। तो आपके पास कोई चॉइस नहीं है, मैं बता सकती हूँ, बस करना ना करना आपकी मर्जी है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको सिलेबस में दिया हुआ नंबर्स, तो नंबर्स का देखो 4th में क्या है, 5th में क्या है करो। 6th में नंबर्स पे क्या आ जाता है, एलसीएम और एचसीएफ आता है। 7th में नंबर्स पे क्या आता है, वहां पे आपको क्यूबॉइड, घनमूल और वर्गमूल आता है ना। 8th क्लास में है घनमूल और वर्गमूल, 7th क्लास में आएगा आपका स्क्वायर रूट और जो क्यूब रूट है वो 8th में आएगा, और 7th क्लास में आएगा आपका स्क्वायर करना और क्यूब करना। तो नंबर से रिलेटेड आपने क्यूब करना सीखा, स्क्वायर करना सीखा, वो हो गया, ठीक है। इसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं करनी, ठीक है, ट्रिगो मत करना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी। और एक अलजेब्रा होता है, वो 8th में भी है, 7th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी, अलजेब्रा भी नहीं करना आपको। स्टैटिक्स होती है ना, स्टैटिक्स मीन मीडियन मोड निकालना, वो भी नहीं करना, क्योंकि मेंशन ही नहीं है आपके उसमें, लेकिन डाटा हैंडलिंग मेंशन है। तो डेटा हैंडलिंग में क्या है, देखो मीन मीडियन मोड आपको पता है 10th तक कितने बड़े मेथड से निकालते हैं, वो आपको नहीं करना, लेकिन डेटा हैंडलिंग आपको दे रखा है। तो डेटा हैंडलिंग आपको 5वीं वाली भी आनी चाहिए, 8वीं वाली भी आनी चाहिए, और 10वीं वाली भी आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपका डिफिकल्टी लेवल 12 तक का है, तो एटलीस्ट 10 तक तो करना ही करना है ना। तो क्या है डेटा हैंडलिंग में, आपको आयत चित्र बनाना आना चाहिए, बार ग्राफ बनाना चाहिए, वो जो हमारा दंड आरेख होता है वो बनाना आना चाहिए, जो पाई चार्ट होता है वो बनाना चाहिए, उसमें एंगल कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारा सिर्फ 10th तक का ही है, बल्कि जो पाई चार्ट है वो तो 8th क्लास का 5th चैप्टर ही है, तो वो हमें ऐसे सारी चीजें पता होनी चाहिए। मैथ्स का बेस तो आपका 5th ही रहने वाला है, लेकिन डिफिकल्टी लेवल आपका बढ़ेगा, तो आपको भी अपने आप को बढ़ा करना है, ठीक है। जैसे कि 10th क्लास का 3rd चैप्टर है इक्वेशन रेशियो सॉल्व करने वाला, वो पता होना चाहिए, क्योंकि आपके उसमें ज्योमेट्रिक शेप्स मेंशन है, तो वो आपको सारी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज थे जहां से आप लोग तैयार कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो केवीएस, और बाकी अगर से आपको कहीं से भी चीजें पता चलती है तो मुझे भी बताओ, और अगर मुझे पता चलता है तो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। और प्लीज मैंने इस वीडियो के लिए सच में बहुत मेहनत करी है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे बताओ, और ये जो सोर्सेज है आपको कैसे लगे या समझ में नहीं आए, सो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना।